देखो इधर एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपन, अधिशोषण और अवशोषण। अगर आ जाए आपके लिए कि अधिशोषण और अवशोषण को एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो कैसे करोगे? इधर देखो, इसका एग्जाम्पल लिया था, जैसे सिलिका जेल को जल वाष्प में रखने पर, ठीक है। इधर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। देखो इधर, इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल अपना होता है CaCl2 को जल वाष्प में, और ये निर्जल ले लेना है ना, CaCl2 को जल वाष्प में रखने पर देखो इधर, जब अपन इसको रखते हैं, ये आपकी सिलिका जेल होगी और ये जल वाष्प है ना। ये जल वाष्प है और ये है सिलिका जेल। थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि जो जल वाष्प है ये यहाँ पर सतह पर जाके अधिशोषित हो जाती है। यहाँ पे जाके हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। तो ये अधिशोषण का एग्जाम्पल हो गया। और जब भी सतह की बात होगी, यानी कि जब भी कोई पदार्थ आकर के सतह पर आके क्या होगा, जुड़ेगा, तो क्या होगा, आपका अधिशोषण होगा। दूसरी बात करूं मैं यहाँ पर इस बारे एग्जाम्पल की, ये आपका क्या हो गया, CaCl2 है और ये जलवाष्प। तो देखते हैं जलवाष्प समान रूप से अंदर भी क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, यानी कि ये जलवाष्प इसमें CaCl2 और जलवाष्प इसमें क्या हो जाता है, अंदर प्रविष्ट कर जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपका किसका हो जाएगा, अवशोषण का। तो कल बात कर रहे थे अपन किसकी, अधिशोषण और अभिशोषण की। तो देखो आगे, अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के प्रकार में देखो इधर, यह आपका अधिशोषक है, माना ये क्या है आपका अधिशोषक। और ये वाली जो पृष्ठ दिख रही है आपको, ये इसकी क्या हो गई, सतह। ये क्या है, इसकी सतह। और इस सतह पर आकर के, यानी कि ये अधिशोषक है, और इस सतह पर मान के चलो ये आपका कोई भी अधिशोष्य आ रहा है, ये इसके मॉलिक्यूल हैं अधिशोष्य के। किसके हैं ये, अधिशोष्य के, अधिशोष्य। और ये किसके हैं, किसके हैं, अधिशोषक के, सतही मॉलिक्यूल। जब ये अधिशोषक की सतह पर आता है, तो यहां पर बीच में इन दोनों मॉलिक्यूलों के बीच में बल या बंध या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पर अधिशोषण को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कितने भागों में, यानी कि यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग हो रही है, या तो ये किसके कारण हो सकती है, बल के कारण हो सकती है, ये वाली बॉन्डिंग या तो किसके कारण हो सकती है, वान डेर वाल बल के द्वारा हो सकती है, किसी भी आकर्षण बल के माध्यम से हो सकती है, या फिर ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, तो किसका निर्माण हो सकता है, बंध का निर्माण हो सकता है। क्लियर। अब मैं बात करूं इस जगह पर, ये वाला इन दोनों के बीच में यदि बल होता है, क्या होता है, बल, कौन सा, वान डेर वाल बल, तो ये वाला जो अधिशोषण है वो कहलाएगा आपका भौतिक अधिशोषण। क्या कहलाएगा, भौतिक अधिशोषण। और ये वाला जो है आपका, ये यदि यहाँ पर इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जाता है, बंध, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या बनता है, बंध बनता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से।
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यदि बंध बनता है तो ये वाला आपका कहलाएगा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण को क्या और बोलते हैं, दूसरा नाम लैंग्यूमर, लैंग्यूमर अधिशोषण भी कहा जाता है। तो क्या लिख सकते हो आप, यदि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में वान डर वाल बल पाए जाते हैं तो वो आपका अधिशोषण कौन सा होगा, भौतिक होगा। और यदि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा किसका निर्माण हो, बंध का निर्माण हो, तो वो आपका कौन सा होगा, रासायनिक अधिशोषण होगा। कल अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी। देखो आगे, अब देखो इधर ये जो भौतिक अधिशोषण है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। जो भौतिक अधिशोषण है ये वाला, इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य कौन से बल पाए जा रहे हैं, दुर्बल वान डर वाल बल पाए जा रहे हैं, दुर्बल वान डर वाल। इस वान डर वाल बल की जो प्रकृति है वो कैसी है, दुर्बल है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे या दाब घटाओगे तो ये जो भौतिक अधिशोषण है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भौतिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। यदि आप क्या बढ़ाते हो, ताप बढ़ाते हो और दाब क्या करते हो, कम करते हो, तो भौतिक जो अधिशोषण है इसकी जो प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम। क्यों जाती है, क्योंकि वान डर वाल बल जो है इनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इनका प्रभाव क्या हो जाएगा, नष्ट, यानी कि ये इनके द्वारा जुड़ रहे हैं तो ये प्रभाव नष्ट हो जाएगा। यहाँ से ताप बढ़ाया आपने, प्रभाव नष्ट हो जाएगा तो अधिशोष्य क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अधिशोष्य जब अधिशोषक से अलग हो रहा है तो अधिशोषण की मात्रा में क्या हो रही है, कमी आ रही है, घट रहा है। क्लियर। तो ये बात आपके सामने क्लियर हो गई होगी कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि वान डर वाल बल जो हैं, ये वान डर वाल बल, इनके बीच में पाए जाने वाले ये वान डर वाल बल जो हैं, इन बलों की जो प्रकृति है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वान डर वाल बल का जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्लियर। रासायनिक अधिशोषण की बात करूं मैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉनों के यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा इनके अधिशोष और अधिशोषक के बीच में बंध का निर्माण होता है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, रासायनिक अधिशोषण। ताप बढ़ाने पर ये वाला अधिशोषण क्या होता है, प्राय सामान्यतः बढ़ता है। पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, लेकिन जनरली अगर अपन बात करते हैं तो रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर। ये बना लिया, ये डायग्राम बना लेना है ना, ये वाला। फिर इसके बाद अपन अंतर देखेंगे। देखो इधर भौतिक अधिशोषण देख लो एक बार, बाद में लिखा दिए जाएंगे, आप नोट्स की चिंता मत करो। भौतिक अधिशोषण और एक तरफ आपका क्या हो रहा है, रासायनिक अधिशोषण। एक तरफ लिख लेना रासायनिक अधिशोषण। अंतर देखो इनमें, सबसे पहला अंतर तो यही है कि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य, पहला अंतर की बात करूं यहाँ पर, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच कौन सा बल पाया जा रहा है, वान डर वाल बल। यहाँ रासायनिक अधिशोषण की बात करूं तो अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में किसका निर्माण होता है, रासायनिक बंध का। यहाँ पर दोनों के बीच में, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में क्या होता है, वान डर वाल बल होता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है। इसको दूसरा नाम क्या है इसका, वान डर वाल बल, वान डर वाल बल अधिशोषण भी बोलते हैं इसको, वान डर वाल अधिशोषण भी बोलते हैं। वान डर वाल क्या बोलते हैं, अधिशोषण। और इसको क्या बोलते हैं, लैंग्यूमर। इसको क्या बोलते हैं, लैंग्यूमर अधिशोषण। अब देखो दूसरा पॉइंट, ये जो है बहुपर्तीय घटनाएं, बहुपर्तीय यानी कि बहुपर्तीय अधिशोषण जो है बहुपर्तीय होता है। कैसे होता है इसको समझो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो।
देखो कैसा है ये बहुपरतीय। देखो इधर समझो, इधर ये आपका अधिशोषक है, ये क्या है आपका अधिशोषक। बार बार ये बात रिपीट हो रही है, को याद हो गया होगा, ये क्या है अधिशोषक। ये अधिशोष्य के कण आ रहे हैं, किसके कण आ रहे हैं अधिशोष्य के। ये अधिशोष्य के मॉलिक्यूल हो गए, अणु हो गए, एटम्स हो गए इसके, ये अधिशोषक के हैं। अब इनके बीच में कौन सा है, इनके वान डर वाल बल के द्वारा जुड़ रहे हैं। ये तो कौन से बल के द्वारा जुड़ रहे हैं, ये वान डर वाल बल के द्वारा जुड़ रहे हैं, वान डर वाल बल के माध्यम से जुड़ रहे हैं ये। तो वान डर वाल बल के माध्यम से तो और भी जैसे और भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये भी जुड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार कोई भी अधिशोषक पदार्थ आता चला जाएगा, क्या होता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा वान डर वाल बल के माध्यम से। तो ये घटना कैसी हो जाएगी, बहुपरतीय हो जाएगी। भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, बहुपरतीय होता है। किसके कारण, वान डर वाल बल के कारण। वान डर वाल बल है तो ये जैसे पहले मॉलिक्यूल आगे इसके, फिर और भी मॉलिक्यूल इससे क्या होते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो है आपकी वो कैसी है, एक परतीय घटनाएं, एक परतीय होता है रासायनिक अधिशोषण। क्यों, किसके कारण, रासायनिक बंध के कारण। यानी कि यहाँ पर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में क्या बनता है, बंध बनता है, जिसकी वजह से एक ऐसी घटना है एक परतीय। क्लियर। आगे देखो, पहला हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करूं मैं यहाँ पर, तो देखो ये इसकी जो ऊर्जा है यहाँ पर, इसमें जो ऊर्जा है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इस अधिशोषण में जो ऊर्जा है वो कितनी लगेगी, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। कम क्यों है, क्योंकि वही क्या पाया जाता है, दुर्बल वान डर वाल बल पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर कितनी होती है इस वाले अधिशोषण की, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। 80 से 240 किलो जूल क्या होती है, पर मोल होती है। इधर देखो इसकी प्रकृति जो है वो विशिष्ट नहीं होती है, विशिष्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कोई भी कोई भी अधिशोषक है उससे कोई भी अधिशोष्य आके जुड़ सकता है। यहाँ पर लिख दूं मैं ऊपर की साइड। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो इधर, इसकी जो प्रकृति है वो विशिष्ट नहीं है। कैसी नहीं है, विशिष्ट नहीं है। क्यों, कोई भी अधिशोष्य आकर के, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अधिशोष्य आकर के किससे, अधिशोषक से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। कोई भी अधिशोष्य आकर के अधिशोषक से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। जबकि यहाँ पर रासायनिक बंध है तो यहाँ पर विशेष प्रकार का ही अधिशोष्य आएगा और वो किससे जुड़ेगा, अधिशोषक के आकर जुड़ेगा। किसमें, रासायनिक अधिशोषण में। क्लियर। नेक्स्ट देखो रासायनिक, और इसमें ये ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, कम। भौतिक अधिशोषण कैसा होगा, कम होगा। ये सामान्यतः बात हो रही है। सामान्यतः यदि आप ताप बढ़ाओगे तो ये वाला जो अधिशोषण है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ताप इंक्रीज कर रहे हो आप, ताप बढ़ोगे तो ये अधिशोषण क्या होगा, ये भी बड़ा होगा, बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ताप रिश्ता क्या कहलाएगा, ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, भौतिक अधिशोषण। ये बात मैंने बता दी क्योंकि क्यों, ये कारण क्यों चल रहा है। यहाँ पर बल कौन सा पाया जा रहा है इस जगह पर, वान डर वाल बल। क्लियर। ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अधिशोषण। वैसे अपन जनरली बात करते हैं तो रासायनिक अधिशोषण, जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो पहले तो बढ़ेगा और बाद में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन सामान्यतः बात करते हैं अपन तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर। ये आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़े भौतिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम। भौतिक प्रक्रम कैसा होता है, अपने आप में उत्क्रमणीय होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम, भौतिक अधिशोषण जो है ये कैसी प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। और ये वाला जो अधिशोषण है
ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, सामान्यतः अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय। तो क्या याद करोगे आप, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अगर अंतर आ जाए तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। जैसे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि जब भी भौतिक अधिशोषण होगा उसमें क्या पाए जाते हैं, वान डर वाल बल पाए जाएंगे। इसमें कौन से पाए जाएंगे, रासायनिक बंध पाए जाएंगे अधिशोष और अधिशोषक के बीच में। दूसरी बात करूं, ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। इसमें जो ऊर्जा रिलीज होती है वो कितनी होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और इसमें कितनी होती है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ताप बढ़ाने पर ये कम होता है, ये बढ़ता है। क्लियर। ये एक ऐसी घटना है, एक परतीय होता है, सॉरी ये कितना कैसा होता है, बहुपर्तीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है, एक परतीय होता है। इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, जबकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अति विशिष्ट होती है। लगा लेना, ये आएंगे आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखो। अच्छा, ये आरबीएससी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा नॉलेज पर चलता है बच्चे की पे। वैसे तो सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आपका, लेकिन थोड़ा बहुत किस पे और चलता है, ये किस पे चलता है आपका, थोड़ा बहुत नॉलेज पे चलता है। जैसे भी कोई भी आपका प्रैक्टिकल के लिए एग्जामिनर आता है, प्रैक्टिकल में हो रहा है आपका चैप्टर, तो वहां पर आते हैं तो पूछ ही लेते हैं कि पृष्ठ यौगिक क्या है। थोड़ा सा आपने जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो, ये पृष्ठ यौगिक पूछ ले कि पृष्ठ यौगिक है क्या। तो देखो ये आपका अधिशोषक है, खूब गोल्डन बार याद हो गया होगा। ये अधिशोषक है और इस अधिशोषक से आकर के कौन जोड़ रहे हैं, ये अधिशोष से आके जोड़ रहे हैं। तो जब अधिशोषक की सतह पर आकर कौन जुड़ता है, अधिशोष से जुड़ता है, तो इसकी सतह पर एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। अधिशोषक की सतह पर किसका निर्माण हो जाता है, यौगिक का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, यौगिक का। और वो यौगिक आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ यौगिक। क्या कहलाएगा, पृष्ठ यौगिक। आगे बात समझ में। जब भी ज्यादातर रासायनिक उसमें होता है, रासायनिक अधिशोषण में होता है कि जब भी अधिशोषक की सतह पर आकर के कौन जुड़ता है, अधिशोष से जुड़ेगा, तो एक यौगिक सतह पर, किस पर, सतह पर किसका निर्माण हो जाता है, यौगिक का निर्माण हो जाता है। किसकी सतह पर होगा इस यौगिक का निर्माण, सतह किसकी है, अधिशोषक की। तो अधिशोषक की सतह पर यौगिक का निर्माण हो जाता है और वो आपका यौगिक क्या कहलाएगा, पृष्ठ यौगिक कहलाएगा। कौन सा यौगिक कहलाएगा, पृष्ठ यौगिक। क्लियर है यहाँ तक। अभी ऐसे समझ में नहीं आई हो तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको। जैसे ये आपका चारकोल है, कौन है, चारकोल। समझो इस चीज को, और आ भी सकता है, नॉलेज की बात है और आपके सिलेबस में तो है ही ये सारी बातें। तो ये चारकोल है और इस चारकोल की सतह पर आकर के कौन, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, O2 के अणु जुड़ जाते हैं। जैसे चारकोल की सतह पर, चारकोल की सतह पर O2 का जुड़ना, चारकोल की सतह पे, तो चारकोल तो कौन हो गया यहाँ पर, अधिशोषक हो गया। और कौन जुड़ रहा है कि O2 जुड़ रही है, तो O2 क्या हो गया, अधिशोष। तो इन दोनों में से तो ना तो चारकोल पृष्ठ यौगिक है और ना ही कौन है, O2 है, क्योंकि चारकोल तो कौन है, अधिशोषक, और O2 कौन है, अधिशोष। तो चारकोल की सतह पर जो यौगिक बनेगा, तो चारकोल का सामान्य क्या होता है, कार्बन ही तो होता है, कार्बन का ही तो पूर्ण रूप है चारकोल। तो कार्बन और कार्बन से जब भी O2 जुड़ेगी, या तो किसका निर्माण होगा, CO का निर्माण होगा, या किसका निर्माण होगा, CO2 का। तो पृष्ठ यौगिक कौन कहलाएगा यहाँ पर, CO या CO2। क्लियर है, क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। पृष्ठ यौगिक वाली बात समझ में आ गई क्या। यानी कि जब अधिशोषक और अधिशोष से जुड़ेंगे तो अधिशोषक की सतह पर एक यौगिक का निर्माण हो जाता है और वो यौगिक आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ यौगिक। जैसे चारकोल पर जब O2 आके जुड़ता है, तो चारकोल तो कौन है पर अधिशोषक है और O2 कौन है, अधिशोष से। अब चारकोल C है, O2 जुड़ रहा है,
तो सतह पर या तो CO2 का निर्माण होगा या किसका निर्माण होगा, CO का। और यही आपके क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पृष्ठ यौगिक। दूसरा एग्जाम्पल भी अच्छा है आपका, टंगस्टन। टंगस्टन की सतह पर O2, टंगस्टन की सतह पर O2 का अधिशोषण, टंगस्टन की सतह पर O2 का अधिशोषण। ऊपर समझाऊं मैं आपको, इसको देखो। टंगस्टन की सतह पर O2 का अधिशोषण। ये पृष्ठ यौगिक के एग्जाम्पल चल रहे हैं आपके, कौन से के चल रहे हैं, पृष्ठ यौगिक के। तो टंगस्टन ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, टंगस्टन। और टंगस्टन कौन है यहाँ पर, क्योंकि टंगस्टन की तो क्या है, सतह, और जिसकी सतह होती है वो क्या कहलाता है, अधिशोषक। क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। और इससे आकर के कौन जुड़ रहा है, ये O2 है। कौन है ये, O2 सतह पर आके जुड़ रही है इसकी पर। ये टंगस्टन है और ये O2 है, तो ये O2 आके जुड़ रहा है, ये तो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य। अब टंगस्टन की सतह पर इन दोनों के जुड़ने से जो यौगिक बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ यौगिक कहलाएगा। इन दोनों के जुड़ने से जो भी यौगिक बनेगा वो क्या कहलाएगा, पृष्ठ यौगिक कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर ये टंगस्टन, तो यहाँ पर पृष्ठ यौगिक जो होगा वो होगा टंगस्टन ऑक्साइड। अब तो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। तो ये जो टंगस्टन ऑक्साइड है वो आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठ यौगिक। यानी कि अधिशोषक की सतह पर एक यौगिक का निर्माण होता है और वो यौगिक क्या कहलाएगा, अपना पृष्ठ यौगिक कहलाएगा। क्लियर। चारकोल में कौन सा बन रहा था, चारकोल और ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं तो CO या CO2 क्या कहलाएंगे, पृष्ठ यौगिक कहलाएंगे। यहाँ पर कौन कहलाएगा, टंगस्टन ऑक्साइड। क्लियर, दोनों एग्जाम्पल क्लियर होंगे। देखो इधर बात करूं मैं, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले कारक की बात करूं मैं यहाँ पर, अधिशोष्य की प्रकृति। दो चीज तो आपको याद रखनी है यहाँ पर, अधिशोषक और अधिशोष्य। अधिशोष्य की प्रकृति क्या ये हो गया, अधिशोष्य की प्रकृति। देखो इधर, छोड़ो इधर देखो तुम, तो अधिशोष्य की प्रकृति। तो अधिशोष्य की प्रकृति देखो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशन होगा हमारा द्रवीकरण से। किससे होगा, द्रवीकरण से रिलेशन होगा सीधा सीधा। यानी कि वो गैस है जिससे ये अधिशोषक है। मैंने क्या बताया, किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर आके जुड़ना, है ना। तो ये आपका अधिशोषक, कोई भी ठोस अधिशोषक है आपका, और इस पर आकर के कोई भी गैस क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है। तो बात आ रही है अधिशोष्य की प्रकृति, और अधिशोष्य की प्रकृति का सीधा सीधा संबंध है किससे, द्रवीकरण से। तो आप डायरेक्टली याद रखना कि जो गैसें आसानी से क्या हो जाती हैं, द्रवीकृत हो जाती हैं। जो गैसें आसानी से क्या हो जाती हैं, द्रवीकृत हो जाती हैं, उनका अधिशोषण अधिक होता है। उनका अधिशोषण क्या होगा, अधिक। सीधे सीधे याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जो गैसें आसानी से द्रवीकृत हो जाती हैं वो उनका अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसा होगा, ज्यादा होगा। एग्जाम्पल की बात करूं, ऐसी गैसें कौन सी हैं जो आसानी से क्या हो जाती हैं, द्रवीकृत।
अभी पढ़ेंगे अपन क्रांतिक ताप वगैरह सब इसी में ही आएगा। एग्जाम्पल जैसे NH3 है, HCl है, SO2 है आपका ये। और वो गैसें जो आसानी से द्रवीकृत नहीं होती हैं, जो आसानी से क्या नहीं होती हैं, आसानी से द्रवीकृत नहीं होती हैं, उनका अधिशोषण कम होता है, उनका अधिशोषण कम होता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, यहाँ पर H2 है, N2 है, O2 है, H2 N2 O2, ये वाली जो गैस है इनका द्रवीकरण कैसा होता है, कम होता है, तो इनका अधिशोषण कैसा होगा, कम, यानी कि आसानी से द्रवीकरण नहीं होता है इनका। जिन गैसों का आसानी से द्रवीकरण हो जाएगा, अधिशोषण भी क्या होगा उनका, ज्यादा होगा। क्लियर? अभी समझाऊं, देखो इधर समझ लो, यहां तक दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? तो देखो इधर ये इन वाली गैसों पर मैं यहाँ पर बात करूं तो NH3 HCl SO2, आप यहाँ पे देखो इसमें कितने एटम है, N है, एक H है, तो ये N है और हाइड्रोजन है, तो ये कैसा हो गया, विषम परमाणविक हो गया। कैसा हो गया, विषम परमाणविक। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो विषम परमाणविक गैसें हैं इनमें आकर्षण कैसा होता है, प्रबल होता है। आकर्षण कैसा होता है, प्रबल। याद रखना है आपको, आसानी से जो द्रवीकृत हो जाती है उनका अधिशोषण कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो आपको जितनी भी गैसें दिखाई दे रही हैं वो कैसी है, सबकी सब विषम परमाणविक हैं। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये विषम परमाणविक गैसें ही ज्यादा अधिशोषित क्यों हो रही हैं? तो क्यों हो रही है, क्योंकि इनमें आकर्षण कैसा होता है, प्रबल होता है, बहुत ज्यादा होता है आकर्षण। आकर्षण बल की जो प्रबलता है वो कैसी होती है, अपेक्षाकृत कैसी होती है, ज्यादा होती है। जबकि देखो यहाँ पर ये आपके जो एटम दिखाई दे रहे हैं H2 N2 कैसे हैं, ये समपरमाणविक है। कैसे हैं ये, समपरमाणविक। तो ये समपरमाणविक गैसें हैं, तो समपरमाणविक में इनकी आकर्षण बल की जो क्षमता है वो कैसी होती है, कम होती है। इसलिए इनका जो द्रवीकरण होता है वो कैसा होता है, बहुत कठिनाई से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। और जब द्रवीकरण मुश्किल से होता है तो अधिशोषण भी कैसा होगा, कम होगा। आ गई बात समझ में अधिशोष की प्रकृति? अधिशोष की प्रकृति में आपको सिर्फ कितनी बातें याद रखनी है, 2 ही, यानी कि आसानी से द्रवीकृत हो जाएंगी तो अधिशोषण ज्यादा होगा। और क्यों हो रहा है, क्योंकि विषम परमाणविक गैसें हैं, इनमें आकर्षण बल कैसा होता है, प्रबल होता है। यहाँ पर बात करूं मैं, यहाँ पर आसानी से द्रवीकृत नहीं होंगी तो अधिशोषण कैसा होगा, कम। क्यों? क्योंकि कैसी गैस है ये, समपरमाणविक, और समपरमाणविक गैसों में जो आकर्षण बल है इसकी तुलना में कैसा होता है, कम। कैसा होता है, कम होता है। देखो यहाँ पर एक टॉपिक आता है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप 11वीं क्लास में भी पढ़ के आए हो आप, और यहाँ पे भी देख लो, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी भी गैस का क्या संभव ना हो, द्रवीकरण संभव ना हो। वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी गैस का द्रवीकरण संभव ना हो, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, वह न्यूनतम ताप ही क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक ताप कहलाएगा। क्लियर? 11वीं क्लास में भी आपने याद रखा है कि किसी भी गैस का वह न्यूनतम ताप जिस पर उसका क्या संभव ना हो, द्रवीकरण संभव ना हो, चाहे आप दाब कितना भी बढ़ा दो। न्यूनतम ताप ले लिया और आप दाब बढ़ाते जा रहे हो, फिर भी उसका द्रवीकरण क्या नहीं है, संभव नहीं है, और वो ताप क्या कहलाएगा, आपका क्रांतिक ताप। क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप। क्लियर? देखो यहाँ पर अधिशोषण जो है इसी टॉपिक में चल रहा है, या अधिशोष की प्रकृति में। अधिशोषण जो है वो कोई भी, जैसे कि अधिशोषण ध्यान रखना है, प्राकृतिक ताप के समानुपाती होगा। जिस गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा होगा उस गैस का अधिशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उस गैस का भी अधिशोषण कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? यानी कि अधिशोषण समानुपाती होता है किसके, क्रांतिक ताप के। और ताप की बात करूं तो मैं